हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इस लेक्चर में मुझे जो कॉन्सेप्ट कवर करना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत जरूर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बाद में आएंगे, पहले हम करियर करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द करियर ऑफ करंट। ठीक है, तो करियर करंट क्या होती है? सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं उनमें करियर करंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही सब कुछ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द करियर करंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में करियर क्या होते हैं? ठीक है, इन लिक्विड में आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, लाइक CuSO4। अगर आपका CuSO4 ब्रेक होगा, ठीक है, CuSO4 का लिक्विड अगर ब्रेक होगा CuSO4, तो हेयर इज Cu+2 एंड SO4-2। ठीक है, यही इनके ये जो आयंस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यही इनके चार्ज करियर्स हैं। चार्ज करियर्स। थर्ड जो हमारा टाइप है, द थर्ड टाइप इज, हम लोग इन गैसेस में बात कर लेते हैं। ठीक है, गैसेस में भी आयंस होते हैं। ठीक है, गैसेस में भी आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर द चार्ज करियर। चार्ज करियर। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वैक्यूम ट्यूब्स की बात करते हैं। फोर्थ आर द वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स में होता क्या है? ये आपकी कोई कैथोड होती है। ठीक है, दिस इज कैथोड। ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, हम लोग इसमें हीट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है। ठीक है, इजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे चार्ज करियर्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज करियर इन केस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट इन कंडक्टर। ठीक है, अब आपने सारे उसमें देख लिया कि कौन से इसमें करियर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में क्या मैकेनिज्म होती है करंट की? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं ना करंट की, इसी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें जो आयंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, 10⁻28 आयंस पर मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जितने भी आयंस होते हैं ये सब रैंडम मोशन में होते हैं। और ठीक है, और जो ये सब रैंडम मोशन में, इनकी जो वेलोसिटी होती है 10⁻4 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अ मेटल consist of 10⁻28 ions per meter cube and they are in random motion at रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये सब रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो velocity of electron is 10⁵ मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। अब सपोज जब ये रैंडम मोशन में है तो हम ये मान लेते हैं कि इसके जो ईच आयन हैव सम वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ है। ठीक है, तो हम वो मान लेते हैं इफ़ U1 U2 U3 U1 be the velocity of
n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड मैंने नहीं लगाई है, नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, तब उनकी वेलोसिटी कुछ ऐसी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि जब इसमें इतने सारे आयंस होने के बाद भी इनका जो नेट जो हम एवरेज वेलोसिटी इसके निकालते हैं तो वो जीरो आती है, क्योंकि अगर ये कंडक्टर से एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर देते तो करंट फ्लो हो जाती है ना, लेकिन ये फिर भी इनका जो नेट वेलोसिटी हमारी आती है, जो यू एवरेज आप लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन में है, ठीक है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यू एन अपॉन टोटल, ठीक है, तो ये हमारा यू एवरेज आ जाता है जीरो। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आगे मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। हम लोग ये मेरा इसलिए आता है क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में है, चूँकि अब रैंडम मोशन में है तो कोई फ्लो ऑफ चार्ज तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो हम लोग इसमें ये बात करते हैं कि अब हम जब इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, तो अगर फ्लो कराना है तो मैं क्या करूँगी, एक्सटर्नल फील्ड इसमें अप्लाई कर दूँगी। जब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूँगी तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी, अब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे माइनस ई, ठीक है, अब ये जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अभी इतनी बात हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। इफ़ अब हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड E is applied, each electron will experience force. सपोज ये आपका ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस अब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, मतलब कोई मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आए तो इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो फोर्स आता है हमारा माइनस ई आता है, ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दैट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ फोर्स आ जाएगा ई, चार्ज हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, ई इंटू ई, ठीक है, या फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अब अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा, तो हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, तो ए क्या आ जाएगा, माइनस ई बाई एम, हेयर इज द एक्सेलरेशन, यू फाइंड आउट, ठीक है। अब मास एम क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन चूँकि इसमें आयंस तो बहुत सारे हैं, 10 टू द पावर 28 आयंस पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जब इन्हें फोर्स लगा, जब ये मूवमेंट इसमें स्टार्ट हुआ तो इनमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक है, तो उसे कुछ टाइम लगा, तो वो टाइम लगा सपोज τ1 टाइम लगा, ठीक है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन ने चौथे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, ठीक है, इनमें टाइम अलग अलग लगा, ठीक है। तो सपोज हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसमें τ1 टाइम लगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसमें τ2 टाइम लगा, फिर ऐसे ये जो है ये बार बार टकराते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें τ3 टाइम लगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं, एज इलेक्ट्रॉन get accelerated, they frequently collide with the other electrons, and the time
between two successive collision just a minute, is called रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। दिस इज टाउ, ठीक है, टाउ, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे इसमें कि अगर इसमें जो है हमारा टाउ 1 टाइम लग रहा है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन आगे बना लेते हैं कि अगर मैंने इनको देखिए, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो फोर्स आया तो एक्सेलरेशन आया तो इसमें एक्सेलरेशन आने के बाद फिर इनको आपस में कोलाइड करने में कुछ टाइम लगा। तो अब हम लोग ये मान सकते हैं कि इनको अब एक फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इनकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट एज्यूम करते हैं, लेट v1 v2 v3 dash dash vn be the final velocities of n electrons, ठीक है, इनकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v1 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u1 प्लस a टाउ 1, ठीक है। अब हम लोग v2 कैसे लिख सकते हैं, u2 प्लस a टाउ 2, ये टाउ 1 है, ये आपका टाउ 2 है। v3 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, u3 प्लस a टाउ 3, ठीक है। इस तरह से आप इसको नीचे तक vn तक ले जा सकते हैं। n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं un प्लस a टाउ n, ठीक है। अब जब इन इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, टाइम आ गया, तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता थी, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनकी टोटल वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। जो इनकी नेट वेलोसिटी होगी वही इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो नेट होगी। तो हम सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर लेते हैं, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n, यही इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हम लोग vd को डिफाइन कर लेते हैं, हियर इज vd u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश डैश un प्लस a टाउ n, ठीक है, अपॉन n, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, vd इज इक्वल टू, अरेंज करना है ओनली, ठीक है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपकी इनिशियल है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, अपॉन n, फिर प्लस a हम लोग कॉमन कर लेते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश डैश टाउ n अपॉन n, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड आ गया। अच्छा ये बताइए कि अगर इनका ये जो टर्म हम लोगों ने निकाला, ये हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ देखिए मैंने इसकी जो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल में जो थी वो 0 आई थी, तो हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे, vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश डैश टाउ n अपॉन n, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल रिप्लेस कर देते हैं टाउ से, ठीक है। क्यों, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग टाउ से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारा आएगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी क्या आ जाएगी, vd इज इक्वल टू a टाउ, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता है, एक्सेलरेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन मेरा क्या आया था, e बाई m, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस e टाउ बाई m, हेयर इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, vd इज इक्वल टू माइनस e टाउ बाई m, ठीक है। तो अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इसके क्रॉस जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब कोई पोटेंशियल लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया आपका, यहाँ से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दूसरे कई सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलाइड किया, यहाँ से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, ठीक है, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, ठीक है। जब ये यहाँ से गया, ठीक है, कंडक्टर में भी बहुत सारे आयंस होते हैं, 10 to the power 28 आयंस पर मीटर क्यूब,
पर मीटर क्यूब। तो ठीक है, तो जब यहाँ से गए तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को धक्का लगाया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी with which electrons of the conductor drift towards the positive terminal of the battery is called drift velocity। ठीक है, तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोग डिराइव कर चुके, माइनस ई टाउ बाई एम। हियर इज द वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड जो टर्मिनोलॉजी मुझे देखनी है वो है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इसमें जो टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ के, इट इज़ द एवरेज टाइम स्पैन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ द एवरेज टाइम स्पैन, इट इज़ द एवरेज टाइम स्पैन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो बात करते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो करंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आपके पास सपोज एक कंडक्टर है। ठीक है, आपने उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, अब जब आपने उसकी कंडक्टर की लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर की लेंथ को जब पूरा ट्रेवल कर लेगा तो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। आपको ये तो पता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है, आपको कंडक्टर की लेंथ पता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे, तो सबसे पहले इस चीज़ की बात करेंगे कि सपोज़ मेरे पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने कोई पोटेंशियल लगाया। ठीक है, इसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया है L है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, इसका पोटेंशियल V है। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area A and number density of electron is small n and potential difference is V across the conductor। अच्छा, नंबर डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, n, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसका एरिया A है, इसकी लेंथ है, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये इसका तो ये हमारा क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए, NaL। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज मुझे निकालना होगा तो Ne होता है। ठीक है, तो आपने n तो निकाल लिया, कितने नंबर, NaLe। ठीक है, तो ये आपका आ गया चार्ज यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग इसके बात करते हैं टाइम पीरियड कि एक इलेक्ट्रॉन्स को L डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। T इज इक्वल टू L डिस्टेंस का था आपका कंडक्टर और वेलोसिटी क्या थी, Vd। ठीक है, तो ये आपके आ गया टाइम। अब हमको पता है I करंट क्या होती है, Q/T होती है। Q आपने क्या निकाला, NaLe अपॉन T आपका क्या है, L इंटू Vd। L विल बी कैंसिल आउट, तो I आपका क्या आ गया, NeaVd। हियर इज द एक्सप्रेशन ऑफ current and drift velocity, NeaVd। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला जो टर्म आते हैं वो करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी होती क्या है, बेसिकली आपकी करंट डेंसिटी होती है एक आपकी जो करंट है कितने एरिया में पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका करंट है,
ठीक है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, यही होता है आपकी करंट डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हो गया आपका, करंट हो गया, तो आई बाई ए। ठीक है, तो आई आपका क्या है, एन ई ए वी डी आ गया। ठीक है, एरिया आपका नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी करंट डेंसिटी क्या आ गई, करंट डेंसिटी आ गई एन ई वी डी। ठीक है, हेयर इज द करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब हम लोग इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है मेरा वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हम लोग अगला जो टॉपिक है मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब सपोज आपके पास सबसे पहले आप एक कंडक्टर को एज्यूम करिए। ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। इस कंडक्टर की लेंथ आपकी L है, इसका एरिया आपके पास A है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, आपने इसका जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, आपने इसकी करंट भी डिफाइन कर चुके हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आप इसकी करंट डेंसिटी भी डिफाइन कर चुके हैं, एन ई वी डी। ठीक है, और आपने इसकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने निकाली थी n अपॉन ए एल। ठीक है, ये आपकी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आप डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस पे जो अगला जो काम है, पहले डिडक्शन करते हैं ओम्स लॉ का। ठीक है, तो हम लोग करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वी डी आपको पता है, ई ई टाउ बाई एम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपका पोटेंशियल अपॉन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वी डी में आप लोग अप्लाई करेंगे ई की वैल्यू ई वी बाई एल एम टाउ। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी की वैल्यू कर देते हैं, आई हमारा इस तरफ है, मुझे पोटेंशियल और चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एन ई ए वी डी की वैल्यू ई वी टाउ बाई एल एम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मुझे ये मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई की वी डी की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ आ जाएगा मेरा, ये अगर मैं उधर ले जाऊँ, ठीक है, ये मैं v इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आई। ठीक है, तो ये जो टर्म आ गया आपका, ये r की जगह पे आ गया। ठीक है, तो यही मुझे एक्सप्रेशन डिराइव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस क्या आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है अकॉर्डिंग ओम्स लॉ से आपका रेजिस्टेंस तो आ गया। तो यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एम एल। हम सारे डिपेंडेंस यहीं से निकालेंगे, एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ाया तो इनके बीच में कोलिजन बढ़ा तो टाउ क्या हुआ, इनका आराम करने का जो टाइम है, रिलैक्सेशन, वो घट गया इनका। ठीक है, घट गया तो मतलब इसका रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, टाउ। अगर टाउ आपका घट रहा है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी आप देखिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, टाउ घटा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, कि मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, अगर इनमें कोलिजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा, रिलैक्स कम करेंगे, ठीक है, तो इनका डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात करें, सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीज, हैंस आर इंक्रीज। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हमको आर का एक फॉर्मूला और पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि अगर ये जो आप लोगों ने कहा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपने निकाला। ठीक है, एल बाई ए को मैं बाहर कर लेती हूँ, आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए।
तो इतना जो पोर्शन मेरा आया है ये मेरा क्या रो हुआ, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो ये जो मेरा रो हुआ ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे रो का क्या आ गया, रो इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारी रेजिस्टिविटी है, हमारी रेजिस्टिविटी भी टाउ पे इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये मेरा डिपेंड नंबर डेंसिटी ऑन मटेरियल, ठीक है। आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, रेसिस्टिव किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड नंबर डेंसिटी, क्योंकि मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, ठीक है। नंबर डेंसिटी डिपेंड ऑन एन एंड टाउ, इन्हीं दो चीज़ों पे रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टाउ की बात तब होगी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उनका टाउ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है एंड डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल। तो आपने यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर ली। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं, अ कॉपर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। अ कॉपर, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अ कॉपर हैज़ resistance of 10 ohm and area of cross section of 1 mm square. A potential difference is applied, potential difference is 10 volt is applied across the wire, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड आपको निकालनी है यहाँ पे, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एन ऑफ कॉपर, ठीक है। आपको नंबर डेंसिटी आपको क्या गिवन है, 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी नंबर डेंसिटी। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पूरे क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। आपको रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 1 mm स्क्वायर का, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 1 × 10⁻³ का स्क्वायर, ये आपका 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आपने इसको कन्वर्ट किया, आप मतलब पैरेलल आप इसको कन्वर्ट करते हुए भी चलिए। पोटेंशियल आपने क्या इसमें अप्लाई किया है, ठीक है। पोटेंशियल आपने अप्लाई किया V = 10 वोल्ट, V = 10 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है। नंबर डेंसिटी आपकी क्या गिवन है कॉपर की, 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको करंट का फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। I = NEAVD, ठीक है। अच्छा, V = IR आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग I आपका होता क्या है, V/R होता है, ठीक है। आपको पता है रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो हम इसी के टर्म्स में लिख लेते हैं V/R = NEAVD, ठीक है। आपको निकालना है इसमें क्या है, आपको कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, तो आपको VD निकालना है, तो ठीक है। VD आपका क्या आ जाएगा, V/R NEA, ठीक है। पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई किया 10, रेजिस्टेंस आपका कितना है 10 ओम का, नंबर डेंसिटी आपकी कितनी गिवन है 8 × 10⁻28, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। आपने इसका एरिया को कन्वर्ट किया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पे। अब जब आप इसको आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, आपकी कुछ ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी VD जो आएगी मेरी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूँगा, आप लोग प्लीज़ कोई कैलकुलेटर वगैरह मत यूज़ करिएगा, ठीक है। तो 0.078 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। 10 विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 19 और 16, ठीक है। आप लोग जब इसको करेंगे 1/8 × 10⁻28, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻25, ये आपका हो जाएगा 10⁻³ 1/8 × 10⁻³, ठीक है। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो है बात करते हैं मोबाइलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। मोबाइलिटी क्या होती है, तो हम लोग मोबाइलिटी की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड मोबाइलिटी, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोबाइलिटी ऑफ चार्ज। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज होती है द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी डिफाइन कैसे होती है, ठीक है, म्यू से डिफाइन होती है, VD/E, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ
ईच इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबाइलिटी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये है। ठीक है, अब अगर आपको इसका जो मोबाइलिटी है इसका अगर आपको वो निकालना पड़ेगा यूनिट, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? मोबाइलिटी आपकी ये है। ठीक है, वी डी की आपको वैल्यू पता है, वी डी क्या होता है आपका माइनस का ई टाउ बाई एम, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई विल बी कैंसिल आउट, तो आपकी मोबाइलिटी क्या आ जाएगी? म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। हेयर इज द मोबाइलिटी। ठीक है, इसकी यूनिट अगर आप लोग निकालेंगे मोबाइलिटी की, तो आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड की वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट स्पीड की जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी होती है न्यूटन पर कूलॉम। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई होता है। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलॉम ये आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको म्यू का निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये ऊपर चला जाएगा मीटर कूलॉम पर न्यूटन सेकेंड, ये आपकी यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप यूनिट अपने आप से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और अच्छा डायमेंशन इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, मीटर कूलॉम सेकेंड न्यूटन, तो मीटर की क्या हो जाएगी एल, कूलॉम की AT, ठीक है, सेकेंड की क्या हो जाएगी T, ठीक है, न्यूटन की क्या हो ML/T-2। ठीक है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा M-1T2A। हेयर इज़ द डायमेंशन ऑफ म्यू। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगली बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमारा ये टॉपिक आया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एक रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन है जिसको मतलब आज का मेरा ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको कवर करूँगी। ठीक है, टेम्परेचर का, तो अब ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।